आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? जी सर। सॉरी बेटा, 5-10 मिनट लेट होने के लिए। वैसे हमारी लेक्चर टाइमिंग 11:15 ही है, ये जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप अगर 11 बजे आपका लेक्चर खत्म हो जाता है तो आप 5-10 मिनट यानी कि नाश्ता वगैरह करना होता तो वो कर लीजिए। 11 लेक्चर शुरू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। काम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने आपके पास अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को कंप्लीट किया था। एक मिनट में जरा इसको लास्ट टाइम हमने अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को खत्म किया था। अब कैले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आसान पोर्शन ही है आगे बेटा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला चैप्टर है। इसको एफएससी में अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि इसमें से लॉन्ग नहीं आता होता, और एक दो शॉर्ट आते हैं तो इसको चॉइस पे छोड़ देते हैं। लेकिन बेटा इसमें एमडी कैट में याद रखें, इस पूरे चैप्टर में ओवरऑल तकरीबन 4 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये इस चैप्टर को उसने 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया हुआ है, 2 यूनिट्स में बताया हुआ है एमडी कैट। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है। पहला पोर्शन उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिलेटेड है, सेकंड पोर्शन उसका अमाइनो एसिड्स के रिलेटेड है। तो चैप्टर नंबर 13 में ये दोनों टॉपिक्स हैं। तो इसका मतलब है इस चैप्टर में से तकरीबन 3 से 4 को एमसीक्यूज पूछ सकता है। तो आपको भी पता है इसमें एमडी कैट में एक एक एमसीक्यू की कितनी वर्थ होती है। तो बेटा इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज को आपने क्लियर करना है इसके अंदर। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपको इसका कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इनके ये दो फंक्शनल ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है, एक कार्बोनाइल का और दूसरा हाइड्रोक्सल का, जिसे हम अल्कोहल भी कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, ना तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अल्कोहल जैसी होंगी, ना इनकी एल्डिहाइड एंड कीटोन की। ये एक नया ग्रुप बन गया कार्बोक्सिल, तो इसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होंगी। ये नहीं है कि ये अल्कोहल या कार्बोनाइल का कॉम्बिनेशन है तो दोनों जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। नहीं बेटा, ये आपके पास एक अलग से फंक्शनल ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को COOH को एक नया फंक्शनल ग्रुप बन गया जिसका नाम क्या रखा आपने, कार्बोक्सिल या कार्बोक्साइल ग्रुप रख लिया। तो ये चीज सबसे पहले याद रखनी है। इस R की जगह H भी अटैच हो सकता है, कोई भी एलिफेटिकल काइल ग्रुप हो सकता है या एरोमेटिक आपके पास ग्रुप अटैच कर सकते। एरोमेटिक में आपने बेंजोइक एसिड, पैथेलिक एसिड, ये एग्जांपल्स पढ़ लेंगे। CH3 अटैच करें तो एस्टिक एसिड, फिर C2H5 तो प्रोपानोइक एसिड, और सिलसिला चलता है। हाँ, इसमें ये जो कार्बोनाइल कार्बन जनरल कार्बोक्सिलिक ग्रुप में sp2 हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल है। कार्बोनाइल, ये आपके पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल है, sp2, क्योंकि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना है। फिर इसमें सबसे पहले जो पहला मेंबर है इसका, वो है आपके पास फॉर्मिक एसिड। पहले मैं इसका कॉमन नेम बता देता हूं, फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्यों पड़ा, क्योंकि वो कहता है बेटा ये फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक वर्ड ड्राइव है फॉर्मिका से, और फॉर्मिका रेड आंट की बाइट में होता है। तो रेड आंट लैटिन में फॉर्मिका बोलते हैं। तो आपके पास उधर से ये नेम ड्राइव हुआ फॉर्मिक एसिड। रिपीट कर देता हूं बेटा, फॉर्मिक एसिड जो है वो रेड आंट की बाइट में अवेलेबल होता है, और रेड आंट को फॉर्मिक कहते हैं, तो उधर से इसका ओरिजिन फॉर्मिक एसिड। और इसी तरह से ये आपके पास है एसिडिक, एसिडम से एसिडिक एसिड। एसिडम बेटा ये विनीगर के कॉमन नेम बुक में कुछ दिए हुए हैं, और इसका आयुर्वेदिक नेम क्या बनेगा, एक तो बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम नेमिंग करते हैं आयुर्वेदिक तो ओइक ग्रुप लगाते हैं। तो एक कार्बन है, एक कार्बन मीथेन से, तो ये मेथानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड आ जाएगा। एस्टिक एसिड, दो कार्बन है तो क्या नाम बन जाएगा,
एथेनोइक एसिड, 3 कार्बन है, आईयूपेक नहीं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जितने कार्बन, 4 कार्बन ब्यूटानोइक एसिड, 5 कार्बन पेंटानोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम एक्सरसाइज जब आप पढ़ेंगे तो वो पूछता है वैलेरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है। तो बेटा वैलेरिक एसिड पेंटानोइक एसिड को कहते हैं। 4 अल्काइल ग्रुप के कार्बन और 5वां कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन, तो वो आपके पास पेंटानोइक एसिड या वैलेरिक एसिड। इसी तरह से बेटा ये है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, हो सकते हैं जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। एग्जांपल मेलोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। इसी तरह से बुक में आपके पास कुछ एरोमेटिक भी दिए हुए हैं। एरोमेटिक में चलिए मैं इधर ढक कर देता हूं, बेंजोइक एसिड, एथेलिक एसिड। बेटा इनके अब ये बेंजोइक है, ये एथेलिक। इसके अलावा आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ही फैमिली में आपने लैक्टिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, या दूसरा टार्टारिक एसिड, तो हमने 2,4 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटाडाइओइक एसिड, मैलिक एसिड, बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में पढ़ा था। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके पास कार्बोक्सिलिक फैमिली के जो एसिड है वो आपको पता। फिर बेटा एक टर्म है फैटी एसिड, हायर मेंबर्स ऑफ एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा फैटी एसिड क्या होते हैं? एलिफैटिक सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इनके जो हायर हम फैटी एसिड। एलिफैटिक से मुराद है ओपन चेन, सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप में सिंगल बॉन्ड, मोनोकार्बोक्सिलिक एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? आपके पास फैटी एसिड, क्योंकि ये फैट्स के अंदर अवेलेबल है। फैटी एसिड क्योंकि ये हाई मेंबर है, ये मोस्टली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, फैट पानी में हल नहीं होती। इसमें 2 एग्जांपल बुक में दिए हैं, आपको फार्मूले आप बता दीजिए। फॉस्फेटिक एसिड 30 से 15, एक 15 होगा बेटा। अल्काइल ग्रुप आपको पता है C15H35 CWH, ये मैंने जनरल फार्मूले ऊपर लिखे हुए हैं, ये जनरल फार्मूला R का ही है, CnH12 प्लस का, यही किया C15H35। अब CWH कॉमन है, इसको पूरे को कंबाइन करके लिखे तो CnH12O2 बन जाए, C17H35 हो जाएगा CWH स्टेरिक एसिड। तो ये दो उसने फैटी एसिड में एसिड को मेंशन। व्हाट आर फैटी एसिड? हाई नंबर ऑफ एलिफैटिक सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा बेटा ये इसके बाद इनकी प्रिपरेशंस को डिस्कस किया, और ये प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सारी आपने पहले मैंने जस्ट हेडिंग लिखी। फ्रॉम अल्कोहल, आपको बार-बार एक नोट लिखवाया था, अल्कोहल तो प्राइमरी अल्कोहल है ऑक्सीडेशन से, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी अल्कोहल है उसका भी यही फिनोमेना, पहले कीटोन बनेगा ऑक्सीडेशन से, कीटोन ब्रेक हो जाता था कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए जरा, जैसे एथेनॉल की एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2OH, इसको ऑक्सीडाइज करवा दें, वही K2Cr2O7 in presence of H2SO। बेटा पहले एथेनॉल बनता था, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके एथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, वो बना सकते। इसके अलावा सेकेंड है फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइड। वहां पे एक रूल पड़ा हुआ है, सियानो ग्रुप ऑन हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड।
कोई भी आपके पास सियानो ग्रुप होगा बेटा, चैप्टर नंबर 12 में भी आपने नोट पढ़ा था, जब आपने Fe38 को लैक्टिक एसिड में चेंज किया तो पहले उसे HCl से करवाया, बाद में उसमें आपने हाइड्रोलाइसिस करवा ली। तो सियानो ग्रुप को जब भी हाइड्रोलाइज करवाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज। थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम, तो एस्टर्स का जनरल फार्मूला आना चाहिए RC डबल बॉन्ड O OR डैश। इसको बेटा पहले हम बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो ये साल्ट बन जाता था ONA प्लस अल्कोहल। अब इस साल्ट को जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें रिजल्टेंट में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस साल्ट, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन। तो अगर रिएक्शन में आपके पास वाटर की ब्रेकडाउन हुआ है H और OH, इसलिए इसको हाइड्रोलाइज बोलते हैं, साल्ट होता था। फिर आपने चैप्टर नंबर 10 में ग्रिगनार रिएजेंट को जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाया और फर्दर हाइड्रोलाइज करवाया था बेटा, इससे भी हमारे पास ग्रिगनार रिएजेंट और कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, प्रोपेनोइक एसिड बनाया था। अगर आपको याद हो कि आपने ग्रिगनार रिएजेंट से यहाँ पे मैं इथाइल वाला ले लेता हूँ C3CH2MgBr, इसको बेटा आपने रिएक्ट करवाया था कार्बन डाइऑक्साइड से। अब आपको इक्वेशन की वर्डिंग आनी चाहिए, इक्वेशन ड्रा नहीं भी करनी आती कोई मसला नहीं, क्योंकि वहां पे आपने ड्रा नहीं करनी, आपने बेस्ट ऑप्शन को देखना। तो ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इनिशियली क्या होता था कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OMgBr, ऑपोजिट चार्ज। फिर इसको बेटा आपने हाइड्रोलाइज करवा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आपको याद हो यहां से ये बॉन्ड टूटता था, O के साथ H अटैच हो जाता था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH और साथ मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन है बेटा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और लास्ट में बेटा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। अगर आपको एक रिएक्शन याद हो CH3 के मेथड लिख देता हूं, CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज करवाता हूं KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और यहां पे कोल्ड लिखता हूं, तो फिर क्या प्रोडक्ट बनती है कोल्ड कंडीशन पे? किसी को याद हो? वो हाइड्रोक्सिलेशन होगी फिर यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूटता था, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच होता था। लेकिन जब मैं होल्ड कंडीशन अप्लाई करूंगा तो बेटा ये आपके पास ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के CH, दो आइडेंटिकल ग्रुप्स यहाँ पे बनेंगे। होगा क्या जब बेटा ये पहले OH में अल्कोहल, तो अल्कोहल ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की तो मैं फाइनल प्रोडक्ट ही लिख दूंगा, क्योंकि मैं डिजास्ट्रिक कंडीशन दे रहा हूँ, ऑड कंडीशंस दे रहा हूँ। तो बेटा ये 5 आपके चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस किए गए। इसके अलावा एक आपने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ी थी बेटा, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, जिसमें आपने कॉपर 200 डिग्री ATM और 400 डिग्री सेल्सियस ये कंडीशन रखी हुई थी आप, और इसमें सिर्फ एक आपने पढ़ा था, इससे हम फॉर्मिक एसिड नहीं बनाते हैं लेकिन हायर मेंबर ज्यादा सारे बन जाते हैं, क्योंकि फॉर्मिक एसिड स्टेबल नहीं होता,
वो CO2 और वाटर में टूट जाता था। तो वहां पे एक नीचे पर्टिकुलर लाइन भी लिखी हुई कि दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां तक देख लो कि प्रॉब्लम है तो वो पूछे शाबाश। तो 1 मिनट वेट कीजिएगा बेटा। जी बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछे शाबाश। सर फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड भी तो हो सकते हैं ना? दोबारा पूछिएगा। सर आपने फैटी एसिड्स की डेफिनेशन में कि सैचुरेटेड एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, तो सर ये अनसैचुरेटेड भी तो होते हैं। वो आपके पास ऑयल्स की कैटेगरी में आ जाती है, उनको हम फिर डिफरेंट कैटेगरी आगे इनको फर्दर क्लासिफाई किया होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आपकी बुक वाली मैंने डेफिनेशन को कोड किया फिलहाल यहाँ पे आपकी बुक की डेफिनेशन को कोड की। जी सर क्लियर है। अनसैचुरेटेड लेंगे वो भी वो आपके पास ग्लिसराइड्स की फैमिली में चले जाते हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा बेटा आगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये वैसे बुक से रीडिंग करने वाली है, कोई इतनी टिपिकल नहीं है। पहले 9 मेंबर्स 1 to 9 C1 से C9 तक ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। तो आए मेंबर वो सॉलिड हो। यहां तक आपके पास जो है वो आपके पास कौन से मेंबर है, एक मिनट वीडियो तो नहीं रुक रही। अच्छा बेटा C1 से C9 तक कलरलेस लिक्विड्स और इससे हायर मेंबर्स वो सॉलिड होंगे। C10 और हायर मेंबर वो सारे के सारे क्या होंगे, सॉलिड। फिर बेटा पहले 3 मेंबर C1 से C3 इनकी पंजेंट स्मेल होती है। C1 से C3 से क्या मुराद है बेटा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और उसके बाद प्रोपानोइक एसिड, ये पंजेंट ऑर्डर होती है। फिर इनसे ऊपर अनप्लीजेंट स्मेल आप जनरल कहते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल, इनसे हायर जो मेंबर होते हैं। उसके बाद बेटा इनके ये जो लोअर मेंबर दे आर वाटर सोल्यूबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। C4 तक ऑलमोस्ट जो है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्यों वाटर सोल्यूबल होते हैं बेटा, इनमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल क्या कहता है, पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें भी हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन है बेटा, ये वाटर सोल्यूबल हो। लेकिन इनकी सोल्युबिलिटी वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे R नॉन पोलर पार्ट बढ़ता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं। C5 से हायर मेंबर्स ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड ये वाटर सोल्युबल होंगे बेटा, लेकिन अगर आप कहें हेक्सानोइक एसिड और हेप्टानोइक एसिड तो वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी लिखी है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट वो मोस्टली कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अल्केन में भी, अल्कीन में भी, अल्काइन में भी यही पॉइंट पर आता है। फॉर्मिक एसिड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, एसिटिक एसिड 118, प्रोपानोइक एसिड 141। और ये ज्यादातर बेटा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाइमर जिसमें दो आप मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बेटा अटैच हो जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर का लास्ट टाइम स्ट्रक्चर उसने पूछा हुआ था कि कौन सा डाइमर का, तो आपको पता होना चाहिए ये डाइमर का स्ट्रक्चर। यहाँ डाइमर में जो आपस में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किस तरह से अटैच, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डाइमर बनता है बेटा उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में किस तरह से इंटरलिंक्ड है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये आपको याद होना चाहिए। फिर बेटा इसके मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट का आपको डायरेक्ट रिलेशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेटा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ साथ स्ट्रक्चर भी मैटर करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें आपके पास शेप को भी आपको इंक्लूड करना पड़ता है। तो इनमें वो कहता है मेल्टिंग पॉइंट जो जिनका इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उनका जो है वो जिनके ओड होंगे उनकी निस्बत ज्यादा होता है। जैसे उसने दिया हुआ है कि आपके पास प्रोपानोइक एसिड, बेटा इसका अगर वो कहता है आपके पास -22 डिग्री सेल्सियस प्रोपानोइक एसिड, आगे 4 कार्बन वाला ब्यूटानोइक एसिड, इसका -6 डिग्री सेल्सियस, इससे बहुत ज्यादा हो गया, ये C3 है, ये C4 है। आगे पेंटानोइक एसिड C5 है, तो ये -36 डिग्री सेल्सियस हो गया, बहुत कम, ये हाईएस्ट इन तीनों में। तो बेटा इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अपने से अगले जिसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम उससे बहुत ज्यादा है, तो ये इरेगुलर रैंडम सा ट्रेंड है। तो ये वैल्यूज इन तीन की क्योंकि बुक में दी हुई है, आपने इन तीनों की याद कर। उसके बाद आपके पास टर्म आ जाती है बेटा रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड 3 तरह के रिएक्शन बहुत आसान है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं रिएक्शन से पहले एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 11 में 4 चीजों का कंपैरिजन किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्कोहल, फिनोल्स, अल्कोहल्स एंड वाटर। सबसे ज्यादा कौन एसिडिक नेचर का? जी शाबाश। अगर मैं कहूं बेटा ट्रेंड बताएं, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल्स, अल्कोहल्स, वाटर, कौन सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, क्या ट्रेंड था? पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा था। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिनोल्स, उसके बाद वाटर, और सबसे कम अल्कोहल्स थे बेटा। तो अभी इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी एसिडिक नेचर क्यों ज्यादा होती है और उसमें भी आपस में क्या ट्रेंड है। तो जब ये वाटर में डिसोसिएट होते हैं बेटा तो ये हाइड्रोजन आयंस देते हैं और कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है बेटा इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा और बॉन्ड बनाने के लिए ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। देखिए बेटा ये इससे बॉन्ड बनाना चाहता है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव होने के लिए ये अपना बॉन्ड आगे दे देगा ताकि इसमें नेगेटिव आ जाए और यहाँ पे दोबारा बॉन्ड बने। तो इस तरह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं और जब किसी स्पीशी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब है वो स्पीशी स्टेबल होना शुरू हो गई। और जब कोई चीज स्टेबल होगी बेटा इसका मतलब है उसके रिलेटिव, मतलब ये एन स्टेबल है तो उसके रिलेटिव कैटाइन भी स्टेबल है, तो इसकी नेचर कौन सी हो जाएगी? एसिडिक। वैसे तो इनकी जो आपके पास हम एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो के ए वैल्यू से होती है और के ए वैल्यू इनकी तकरीबन 10 इसका आपके पास -5 की रेंज पे होती है। फिनोल्स की 10 को -10, वाटर की 10 को -14 और अल्कोहल्स की 10 को -18। तो इनकी सबसे ज्यादा थी 10 को -5 इस रेंज में मल्टीप्लाई बाय कोई भी आपके पास न्यूमरल वैल्यू। अब जो मेन क्वेश्चन है ये तो हमने पहले याद कर लिया हुआ कि एसिडिक एसिड्स स्ट्रॉन्गर हैं वाटर और अल्कोहल्स। अब बेटा इनका आपस में कंपैरिजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में, चले इसको मैं ऐसे पहले लिखता हूं, इसको 2 तरह से एक्सप्लेन करेंगे। एसिडिक नेचर, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रिलेटिव देख लेते हैं।
जिसमें आपके पास अल्काइल ग्रुप की एग्जांपल है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन। ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग तो बेस्ट। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है अल्काइल ग्रुप, इसमें एसिडिक नेचर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कार्बन एटम्स। पहले इस चीज को देखें, इनवर्सली क्या मतलब कि सबसे स्ट्रॉन्गर एक कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, ये इस तरह से सिलसिला चले। इस चीज को समझना चाहते हैं तो बेटा ये ट्रेंड आपने याद रखना है समझाने के लिए। बेटा ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ एच, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चले सी एच पहले एक, हमने देखे बेटा इस तरह से क्या लेंगे, उसके बाद और उसके बाद प्रोपेगेट। इसको जरा समझिएगा, ये बेटी अब जब अपना इलेक्ट्रॉन यही नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में और इजाफा कर रहे हैं तो वो ज्यादा अनस्टेबल होता है, डिस्ट्रीब्यूट होने की बजाय एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या होगा बेटा, जितना ये अनस्टेबल होता जाएगा, अब जितना मैं अल्काइल ग्रुप बढ़ाता जाऊंगा उतनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी, देखिए एक है आपके पास फॉर्मिक एसिड, उसमें तो यहाँ पे H लगा हुआ है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, तो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वो उतना अनस्टेबल होता जाएगा। अब मैं इधर एक और लिखता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये आगे डोनेट करेगा और ये इसको आगे डोनेट करेगा। तो बेटा उससे क्या होगा, आपके पास इससे नेगेटिव चार्ज एक जगह पे अकोमुलेट हो रहा है, जितना एक जगह पे चार्ज इकट्ठा होता जाता उतनी चीज अनस्टेबल होती है, जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उतनी चीज स्टेबल होती है। तो यहाँ पे आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गर है, इसकी Ka की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद इसकी, उसके बाद इससे नीचे में अगर चलता जाऊं तो अगर आपके पास MCQ आ जाता है, एक फॉर्मिक एसिड 4 कार्बन वाला, एक 5 कार्बन वाला, एक 6 वाला, एक 7 वाला, तो बताएं इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? जिसमें 4 कार्बन होंगे कम होंगे उतना स्टेबल होगा, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट उतना कम होगा। देखिए जितना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन से क्या मुराद है, आप इस पे नेगेटिव चार्ज लेके आओ, अब जितना नेगेटिव चार्ज इस पे ऑलरेडी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, अनस्टेबिलिटी। जिन बच्चों को ये बात समझ आएगी उसका वाइस वर्सा इधर, पहले ये बात क्लियर है बेटा, उसमें कुछ सर लेकिन हम जब हम कार्बोकेटाइन की बात कर रहे थे तब तो हम कह रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और इसकी वजह से वो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा था, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मिथाइल की वजह से अनस्टेबल है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें बेटा आप देखें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या होता था जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था उसके पॉजिटिव इफेक्ट को कम कर रहा था, जिसकी वजह से वो स्टेबल है। इधर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल। हाँ अगर मैं इस चीज की बात करता था, यहाँ पे पॉजिटिव में ये चीज है, मैंने इसमें से OH रिमूव किया, अब मैं कहूंगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल। पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा? बेटा कार्बोकैटाइन पे कार्बन पे आपके पास जो सेंट्रल था उस पे कौन सा चार्ज था जी, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था,
ये देखिए इधर मैं बना दूं, वो भी बात बिल्कुल ठीक। CH3 CH3 CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो अपने इलेक्ट्रॉन देके इसको स्टेबल कर रहे हैं, कि पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अगर बेटा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, कार्बोनियम आयन, तो नेगेटिव 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 वो उसको अनस्टेबल करेंगे। तो यहाँ पे बेटा O पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट, पहले ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, उससे क्या होगा, वो और अनस्टेबल हो जाएंगे। जी सर, क्लियर है। क्लियर है पॉइंट बेटा? जी सर। अगर ये वाला हिस्सा क्लियर, अब आ वाली ही बात बेटा, अगर मैं इधर इस तरह से करता हूँ, CH2 Cl C डबल बॉन्ड O OH, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप बुक से भी देख सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब जैसी बात, जब ये एसिड बनेगा तो इस पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इन दोनों में से ए और बी, इन दोनों में से बेटा अगर मैं पूछूं, अब इस चीजों को जरा गौर से समझना, इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक हो? ए वाला। गौर करें बेटा, इधर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है। यहाँ पे रिवर्स चलना है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ये पीछे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को कम करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये इसको ज्यादा स्टेबल कर देगा, ये इसको अनस्टेबल कर रहा है। बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है मिथाइल ग्रुप, तो वो अनस्टेबल कर रहा था। अब ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन को छीनेगा बेटा, जिसकी वजह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरफ को, ये इधर से छीनेगा, इसको पॉजिटिव चाहिए, खींचेगा, इसको पॉजिटिव चाहिए इधर, तो ये चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जितना चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो उतना स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, मोर एसिडिक। बात समझ आई है कि नहीं? सर जो ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। एनाइन ड्रा कर, जितना ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब है इसके रिलेटिव जो हाइड्रोजन आयन बन रहा होगा वो भी उतना स्टेबल है, जितनी देर के लिए हाइड्रोजन आयन एसिडिक है। जी सर, ठीक है। मैं एनाइंस को ड्रा कर रहा हूं, एसिड को, यहाँ पे जब वो डिसोसिएट हो जाता है तो वो कहता है एसीटेट आयन ज्यादा स्टेबल है या क्लोरो एसीटेट आयन? क्लोरो एसीटेट आयन। समझ आइए बात बेटा? अब अगर आपसे मैं एमसीक्यू पूछता हूं, इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? एक आपके पास CH3 COH और एक है Cl CH2 COH। अब थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस को मैंने चेक करना, CH3COH A B C D, एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। डेल्टा डेल्टा। अच्छा बस क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग सबसे ज्यादा इफेक्ट है, तो ये मोस्ट एसिडिक हो। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। इसी तरह से एक और एमसीक्यू पूछता हूं। एक है जी आपके पास ICH2COH, FCH2COH, डेल्टा ऑप्शन।
कौन सबसे strong है? चार्ली चार्ली डेल्टा ऑप्शन की राइट ऑप्शन। क्यों शाबाश, एक बच्ची बोली थी। सर क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। नेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो इसका विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। सर, लेकिन रिएक्शंस में तो क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट करते हैं। बेटा जरा रिपीट कीजिएगा, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। सर, जो फ्लोरीन होती है वो फास्ट रिएक्शन देती है ना, तो लेकिन जो स्टेबल बनाते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन बनाते हैं। वो बेटा आपको एक डाटा गिवन दे दिया है, वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का कंपैरिजन। अगर आपको याद हो, वो मॉलिक्यूलर स्टेट है, इसलिए आप चीजों को जब मिक्स करते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम करती है। वो थी आपके पास एलिमेंटल फॉर्म, ये आपके पास कंपाउंड फॉर्म है। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप ये जरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसका आपके पास विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, इसका जो एनाइन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। जी क्लियर है पॉइंट बेटा? जी सर। अच्छा बेटा, ये थोड़ी सी बात समझ आ गई है। ये कह लें कि आपकी बुक के मैंने अभी इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जिसको पॉजिटिव है कहते हैं, उसको पॉजिटिव इफेक्ट, आपने ये इफेक्ट याद रखना। ये सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब ठीक है बेटा आवाज? जी सर। बेटा मैंने ये कहा है कि अब ये 3 बस एमसीक्यूज को जरा ज्यादा अच्छे से देख लीजिएगा, और इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब अगले रिएक्शन भी कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन एसिड, इंतहाई आसान। पहले तो आप मुझे जरा जुबानी बताइए, एसिड की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज जनरल होती हैं बेटा? एसिड की कौन कौन सी जनरल एसिड की प्रॉपर्टीज होती हैं अभी केमिकल, बताएं जरा शाबाश। सर मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर रिलीज करता है, और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ CO2 रिलीज करता है। यही पॉइंट यहाँ पे इसने डिस्कस किए हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह लें। सबसे पहला एज एन एसिड किस तरह से होगा, तो वो अपना H देगा कि जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है बेटा, तो ये हाइड्रोजन आई देगा। जब इसे मेटल से रिएक्ट करवाया जाएगा तो ये हाइड्रोजन रिलीज करता है। आप R की जगह बेटा CH3 भी लिख सकते हैं। जब इसे आपके पास कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो बेटा ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। और ये इसकी आइडेंटिफिकेशन भी है, वो उसने लिखा एक एक्सरसाइज में, एक एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और नीचे उसने ऑप्शन दिए हैं, फिनोल है, अल्कोहल है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें ये जनरल प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से आप बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं, इसी तरह से जब रिएक्शन होता है तो बेटा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ये इसके एज एन एसिड जनरल प्रॉपर्टीज हैं। कोई टिपिकल प्रॉपर्टी अगर वो पूछ लेता है आपको एज एन एसिड, तो आपने सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी, इस ग्रुप को इन्वॉल्व रखना। फिर एक टर्म है जी रिएक्शंस
इन विच इसी में से ज्यादातर एमसीक्यू पूछा जाता है, OH ग्रुप इन्वॉल्व। और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बेटा मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करना। OH ग्रुप को वैसे ये आपके पास RC डबल बॉन्ड O OH ग्रुप को इन्वॉल्व करना। अब इसके लिए बेटा जो आपकी बुक में रिएक्शन दी है वो है PCl5 से रिएक्शन, थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन, आपके पास अल्कोहल से रिएक्शन और अमोनिया से रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन। इन चारों रिएक्शंस में जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को इन 4 रिएक्टेंट से रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व होगा बेटा? OH2। मैकेनिज्म में नहीं जाना आप लोगों ने। जैसे मैं कहता हूं RC डबल बॉन्ड O OH प्लस PCl5 और PCl5 के रिलेटिव आपको पता होना चाहिए क्या प्रोडक्ट, अल्कोहल में भी रिएक्शन हुआ था। सिर्फ इस ग्रुप को इन्वॉल्व करते थे, RC डबल बॉन्ड O Cl POCl3 प्लस HCl। इसी तरह से RC डबल बॉन्ड O OH थायोनाइल क्लोराइड। बुक में इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, मैकेनिज्म नहीं हमने करना, वैसे मैंने जनरल बता दिया मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बेटा एग्जांपल हो। तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट वही चीज OH को खत्म करें Cl प्लस HCl प्लस SO2, ये रिएक्शन है जिसको हम एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं RC डबल बॉन्ड O OH इसको रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल से CH3 CH2 OH। और इसमें हाँ ये याद रखना है कंडीशन H2SO4 कंसंट्रेटेड और इसको हीट करते हैं। इसमें से बहुत दफा क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट टाइम इसमें से 2 MCQ उसने पूछ लिए। यहां से बेटा OH ग्रुप, यहां से H ग्रुप। तो आपके पास जो रिजल्टेंट बनेगा RC डबल बॉन्ड O आपके पास CH2 CH3 या R डैश क्या प्लस वाटर, और ये क्या कह रहा था जी एस्टर। तो वो कह सकता है एसिड प्लस अल्कोहल, आपको पता होना चाहिए उससे एस्टर प्लस वाटर बनता है। फिर बेटा आपकी बुक में एस्टर के रिलेटिव एक छोटा सा आपके पास टेबल, इसका कौन सा फ्लेवर होता है बेटा, एस्टर पर्टिकुलरली फ्रेग्रेंस और फ्लेवर के लिए यूज होते हैं। तो वो आपने टेबल जो है वो वर्बली याद कर लें, किस आपके पास एस्टर के रिलेटिव कौन सा है, अमाइल एसीटेट है, बनाना है, या जो भी ऑक्टाइल एसीटेट है तो वो ऑरेंज है, अमाइल एसीटेट है तो वो क्या है आपके पास, इसके रिलेटिव आप लोगों ने याद कर लेना एस्टर्स का टेबल। इसके मैं मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं, ना आपने उसमें इन्वॉल्व होना है। हाँ इसमें ये याद रख लें ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है और इसमें आपको हीट करना पड़ता है। शुरू में वो प्रोटीनेशन होती थी और वो सारा सिलसिला चलता था, और लास्ट में बेटा ये भी है रिएक्शन विद अमोनिया, ये भी अमाइड। वीडियो तो नहीं रुक गई? जी सर वीडियो पॉज है। अमाइड फॉर्मेशन, इसमें बेटा आपने क्या किया है, वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिएक्ट करवाया था अमोनिया से, यही वाटर रिमूव हो गया था और एसिड अमाइड बना था। लेकिन ये डायरेक्ट इस तरह से रिएक्शन नहीं शो करवाना। अगर आपको याद हो बेटा इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होता था, पहले अमोनिया से रिएक्ट करवाते थे, ये लेवस बेस के तौर पे एक्ट करता था, लॉन्ग पे डोनेट करता था, अमोनियम एसीटेट बनता है और इसको हीट करते हो उससे एसिड अमाइड बनता है।
एसिटामाइड। बेटा ये आपने प्लस वाटर, मैकेनिज्म्स पे नहीं जाना अभी फिलहाल, बार बार कह रहा हूं मैकेनिज्म हमें करने की जरूरत नहीं। ये दो रिएक्शन इसमें से बड़े कॉमनली पूछे जाते हैं बेटा, एक एस्टेरिफिकेशन और एक एसिड अमाइड फॉर्मेशन। इसके अलावा बेटा आपके पास जिसमें एक था कि अगर इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्ट करवा RC डबल बॉन्ड OOH, इसके दो मॉलिक्यूल एसिड एनहाइड्राइड वाटर रिमूव हो जाता था, RCO ट्वाइस O प्लस H। आपकी बुक में इसको ऐसे भी लिखा हुआ RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O, जिस तरह से मर्जी उसको लिख सकते हैं। और एंड पे था बेटा एक पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होती थी, किसी को याद हो? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ एक्सरसाइज के एमसीक्यू। पार्शियल रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और पार्शियल रिडक्शन से प्रोडक्ट क्या बनता था? अल्कोहल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इससे अल्कोहल बनता था ROH। और अगर कंप्लीट रिडक्शन की बात की जाए, कंप्लीट रिडक्शन ये किसकी प्रेजेंस में होती है? फास्फोरस। रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड इसमें रिएजेंट था। और इससे क्या फॉर्मेशन होती थी? मैं इधर ऐसे लिखता अल्केन। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको हम रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, बेटा ये बुक में रिएक्शन लिखे हुए हैं, तो इससे अल्केन बनता, अल्केन रेड फास्फोरस से अल्केन की फॉर्मेशन होती थी। तो ये आपके पास होता था पार्शियल थोड़ा नीचे कर दे। ये पार्शियल रिडक्शन की बात बता दी आपको, एक कंप्लीट रिडक्शन वर्बली पता होना चाहिए। पार्शियल रिडक्शन में रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था और उससे अल्कोहल बनता है, और जब कंप्लीट रिडक्शन होती है तो उससे अल्केन। पार्शियल रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन, तो ये जनरल उसने रिएक्शंस दिए हुए हैं। और बेटा जहां जहां पे R को आप CH3 से रिप्लेस कर दे तो ये सारे R को आप CH3 से रिप्लेस कर दें तो ये सारे एसिटिक एसिड के रिएक्शन। आपकी बुक में एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन दी हुई है, तो वही अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई हुई है। बेटा पहले उसने एसिटाइलिन लिया है, उसको हाइड्रोलाइज करवाया हुआ है। हाइड्रोलाइज का क्या मतलब था? वाटर से रिएक्शन करवाना था। तो विनाइल अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। रिएक्शन यही है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। आर की जगह जस्ट CH3। हाँ एंड पे आपने एसिटिक एसिड के यूज अच्छे से कर लेने। रबर इंडस्ट्री में यूज होता है, सॉल्वेंट यूज होता है, पिकलिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, डिफरेंट एज अ रीएजेंट यूज होता है। तो बेटा इनके यूजेस को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये छोटा सा, ये आसान है काम, बुक से देखेंगे बहुत आसान, ठीक है। तो ये आपके पास एक यूनिट आज हमने कंप्लीट किया। कल इंशाल्लाह हम अमाइनो एसिड्स को पढ़ेंगे और उसके साथ जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या मैक्रोमोलेक्यूल का कुछ पोर्शन करेंगे। तो इनमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो बेटा पूछ ले शायद। चले इसको देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।